हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, अभी हम लोग फिर से मैथ के मिक्स क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सीरीज़ सभी लोगों को फॉलो करना है जितने भी लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके सामने है और सारे क्वेश्चन को आपको पहले खुद से ट्राई करना है। और चूंकि ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके दूंगा ताकि आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, यदि 85 वस्तुओं का क्रय मूल्य 51 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का आंसर सही आएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66.6%। सिंपली क्वेश्चन में क्या बोला था कि 85 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 85 आर्टिकल का सीपी 51 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो जैसा क्वेश्चन बोला था बस मैंने वैसा कर लिया। अब आप सॉल्व कर सकते हो। 17 से काटोगे 5 बार में, 17 से काटोगे 3 बार में। यहाँ पर मेरा सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया 3 और 5। इसका मतलब कोई सामान 3 में खरीद कर 5 में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? 2 का प्रॉफिट दिख रहा है। और आप जानते हो हमेशा जो प्रॉफिट काउंट करते हैं हम लोग वो सीपी पर काउंट करते हैं, यानी क्राय मूल्य पर हम लोग हमेशा प्रॉफिट को देखते हैं। तो 2/3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 का क्या होता है? 66.66%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पर मैं और क्लियर करना चाहूँगा। देखो, यहाँ पर हम लोगों ने जो निकाला है वो केवल एक आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा आर्टिकल्स था तो प्रॉफिट परसेंटेज और होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आप चाहे एक आर्टिकल बेचो, चाहे 2 आर्टिकल बेचो, चाहे 100 आर्टिकल बेचो, अगर जिस रेट से आप बेच रहे हो 3 का सामान 5 में बेच रहे हो, यानी 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल भी जब आप परसेंटेज काउंट करोगे ना प्रॉफिट में, तो वो भी आपका सेम ही होगा। बात समझ गए? तो इसलिए हम लोग कैलकुलेशन से बचने के लिए केवल एक ही का प्रॉफिट काउंट कर लेते हैं, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि प्रॉफिट पूरा ओवरऑल होगा कितना। समझ गए? यानी प्रॉफिट परसेंटेज में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। चलिए, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला चीनी की कीमत में 25% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 162 रुपये में 750 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है साथ में, और ये परसेंटेज से क्वेश्चन है। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आप लोग जानते हो प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। अब चूंकि क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर जब मेरा कांस्टेंट होता है तो प्राइस कंजप्शन के साथ क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते होंगे, क्योंकि सोचने वाली बात है, जब आपका कोई भी सामान का दाम अगर जब ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करते हो? कंजप्शन यानी खपत कम करते हो। या फिर उल्टा बोलूँ, अगर कोई भी सामान का दाम अगर कम हो जाता है तो आपका कंजप्शन क्या होता है? खपत, यानी वो ज़्यादा कर देते हो, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो होता है मेरा वो क्या होता है? दोनों जगह कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। तो बस यहाँ पर भी क्या है? एक्सपेंडिचर आपका दोनों केस में सेम है। अब अभी मैंने आपको बताया प्राइस क्या होता है? कंजप्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर चीनी का दाम में 25% का गिरावट हुआ है तो 25% मतलब क्या होता है? एक चौथाई। एक चौथाई मतलब क्या? 4 में 1 कम हो गया, यानी पहले चीनी का दाम 4 था तो अब आपका 3 हो गया। ये प्राइस है। तो इसका मतलब कंजप्शन पहले क्या रहा होगा? पहले 3 रहा होगा, अब आपका 4 हो गया। यानी यहाँ पर कंजप्शन में कितना का फर्क दिख रहा है? एक रेशियो का। एक रेशियो 750 ग्राम के बराबर है। यानी अब आपका 4 रेशियो ले रहा है तो इसका मतलब कितना ले रहा है? 3000 ग्राम ले रहा है। और पहले कितना लेता था? 3 रेशियो, मतलब आपका 2250 ग्राम वो चीनी खरीदता था। बात समझ आया? आपसे पूछा था सिंपली कि बताओ चीनी का पहले दाम कितना था, क्योंकि एक्सपेंडिचर 162 रुपये पहले भी था और अभी भी था। तो बस 1 किलो चीनी का दाम बता दो। तो 162 बटा यहाँ पर टोटल कितना चीनी खरीद रहा है? 2250 ग्राम, यानी किलो में करेंगे तो 2.25 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है 162 रुपये में। तो दाम कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाएंगे तो 100 ऊपर ले जाएगा, तो 25 से काटेंगे 9 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 9 से काटेंगे कितने बार में? 18 बार में। यानी 18 गुना 4, 72 रुपये चीनी का पहले का दाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता था कि बाद वाला दाम, तो बाद वाला दाम में 25% का गिरावट हुआ, यानी 18 रुपये का गिरावट हुआ है, तो 54 रुपये अभी का दाम है। क्लियर हो गया? यहाँ पास मैंने पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से।
यहाँ पर बोला एक शंकुवार तंबू बनाने के लिए 2.75 मीटर चौड़े कपड़े के कितने मीटर आवश्यकता होगी, जिसका आधार 7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। ट्राई करो। आप जानते हो कि कोई भी कॉनिकल टेंट, ठीक है, कोई भी कॉनिकल टेंट में अगर बोल रहा है कि कोई कपड़ा लगाना है इसमें, ये कोई आपका शंकुवार तंबू बनाने के लिए कपड़ा आपका जरूरत पड़ रहा है। क्या बोला है कि इस कॉनिकल टेंट में आपको कपड़ा कितने मीटर लंबाई की चाहिए, जिसमें से आपको कपड़े की चौड़ाई दे रखा है 2.75 मीटर का। अब आप समझते हो कि अगर कोई कपड़ा इस तरीका से रहा होगा तो इसको पूरा करने के लिए इतना कपड़ा का अगर जरूरत है तो उस कपड़े का चौड़ाई आपको दे रखा है 2.75 मीटर का। तो आपसे सिंपली पूछ रहा है कि लेंथ बताओ। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया था कितना। बात समझ रहे हो, इसका टोटल सरफेस एरिया था कितना जिसमें आपका कपड़ा का पूरा जरूरत पड़ रहा है। अब आप जानते हो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। एल मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। अब बस निकाल लो। तो 22/7 रेडियस कितना है, 7 मीटर का है। स्लैंट हाइट क्या होता है, तिरछी ऊंचाई जिसको हम लोग बोलते हैं। पैथागोरस थ्योरम से आप निकालना जानते हो। ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया 24 मीटर और 7 मीटर आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। यानी मेरा स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, यानी 625। 625 मतलब 25, यानी तिरछी ऊंचाई निकल के आ गया 25। 7 से 7 कैंसिल, यानी 22 गुना कितना 25, यानी कितना हो गया 550 मीटर स्क्वायर एरिया है पूरा। यानी इतना एरिया कितना है, 550 मीटर स्क्वायर एरिया है। यानी कपड़ा भी आपको इतना ही जरूरत पड़ेगा, इतना ही जरूरत पड़ेगा ना। मैं इसको हटाता हूँ। यानी आप समझ चुके हो कि कपड़ा आपको टोटल पड़ेगा 550 मीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से आपको ऑलरेडी बोल रखा है चौड़ाई कपड़े का दे रखा है 2.75 मीटर का। और आप जानते हो कपड़ा क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ में ही होगा ना कपड़ा। तो ये हो गया चौड़ाई, तो लेंथ आपको निकालना था सिंपली। अब आप सॉल्व कर सकते हो। 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर आपका 100 लग जाएगा। 25 से काटेंगे कितने बार में कट जा रहा है, ये 11 बार में कटेगा, तो ये 4 बार में कटेगा। 11 से काटेंगे 5 बार में, यानी 50 गुना 4 कितना हो जाएगा, 200 मीटर का कपड़ा चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। मैं स्टेप बाय स्टेप भी दिखा दे रहा हूं कि कैसे हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर बोला यदि समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है तो आपको ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। बताओ आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखो। अगर मैं अल्फा बीटा को अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपको फाइनली यही फाइंड करना है। अब आप जानते हो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो मूल अल्फा और बीटा दे रखा है। आपको पता होगा दो मूल का योग हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए करके निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। ये अगर आपको पता हो तो ही आपको पता चल पाएगा। यानी सम ऑफ रूट, यानी कोई भी मतलब अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी आपको दो आसानी से मूल आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट, हम लोगों को पता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा मतलब समझ रहे हो दोनों मूल का योग, यानी सम ऑफ रूट। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और उसी तरीके से मैं बात करूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी दोनों मूल का गुना क्या होता है, सी बाई ए होता है। ये आप जानते होंगे, उम्मीद करते हैं इतना कुछ आपको हल्का बहुत पता होगा। बस इसी के मदद से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके निकालेंगे। अब आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, माइनस बी बाई ए, यानी एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 12, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी आपका 12 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यानी ए जिसका बोलते हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या 1, 1 मतलब 1, यानी कुछ नहीं है तो 1 हो गया। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा, ये जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा वो क्या जाएगा सी बाई ए, यानी 38/1, यानी ये 38 हो गया। समझ आया, अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने निकाल लिया और अल्फा बीटा निकाल लिया। अब आप देख सकते हो ये आपका एक छोटा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन बन चुका है, जिसको आपको केवल सॉल्व करना है। तो मैं इसको यहाँ पर हटाता हूँ, यानी अगर मैं इसको चेंज करके लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखो मेरे पास सारा वैल्यू अवेलेबल है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा, 38 का डबल कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 38 हो जाएगा। 144 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा, 68 बचेगा, यानी 68/38। 2 से काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 34, 34/19, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, समझ आया। चलिए, क्योंकि इसका दो मूल आप निकालते तो आसानी से नहीं निकल पाता।
और डायरेक्ट फार्मूला भी होता है सम ऑफ रूट, यानी दो मूल का योग क्या होता है -b/a, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर बोला एक पात्र के 2 द्रव से भरा जाता है जिसमें 5 भाग पानी और 7 भाग अल्कोहल है। इस मिश्रण की कितनी मात्रा को निकाला जाए और उसे पानी के साथ बदला जाए जिससे कि मिश्रण आधा पानी और आधा अल्कोहल हो जाए। चलो ट्राई करो इसको भी जल्दी से। जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, आप चाहो तो एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, और या फिर आप रेशियो से भी डील कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि फ़र्क केवल 5 से 6 सेकंड का ही होगा और कुछ का नहीं होगा। केवल अगर आपका प्रैक्टिस है तो 5 से 6 सेकंड का फ़र्क होगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होगा, अगर कोई भी मिक्सचर हो, कोई भी मिक्सचर में आपका जो भी रेशियो में आपका मटेरियल होता है या फिर कोई भी लिक्विड जो भी रेशियो में अवेलेबल होता है उस मिक्सचर में, हम चाहे निकालें चाहे कुछ डालें, उसका प्रोपोर्शनल कभी भी बदलता नहीं है। जैसे कि अगर जिस रेशियो में आपका वाटर और अल्कोहल है, हम उसमें से अगर कुछ निकाल भी देंगे ना तो वो उसी प्रोपोर्शनल में रहेगा, या फिर अगर हम कुछ ऐड भी करेंगे ना तो भी वो उसी प्रोपोर्शनल में रहता है। ये आप जानते होंगे। तो बस इसी चीज़ का यहाँ पर फ़ायदा उठाओ। आपको पता है कि ये अल्कोहल हो गया और ये वाटर हो गया, W फॉर वाटर। क्वेश्चन में पहले से बोल रखा था कि 5 भाग पानी है। अब मेरी बात को समझना, 5 भाग पानी है तो 5 भाग पानी हो गया और 7 भाग अल्कोहल हो गया। अब यही चीज़ मैंने बताया कि जब इसमें से हम लोग कुछ भी निकालते हैं, यानी आपका जो भी मिक्सचर में से हम लोगों ने कुछ निकाला और उसके बदले में पानी से हम लोग रिप्लेस किया। अभी तो मैंने वही बताया, जब हम लोग कुछ निकाल देंगे तो उसमें जो प्रोपोर्शनल होगा वो यही प्रोपोर्शनल में ना होगा, यानी 7 और 5 के ही प्रोपोर्शनल में तो होगा, कुछ निकालो चाहे ऐड करो। समझ गए? अब हम लोग जब निकाल दिए तो यानी इसी प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। 7 रेशियो आपका अल्कोहल होगा तो 5 रेशियो वाटर होगा। अब आपको पता है पानी ऐड कर दिया गया इसके जगह पर। जब पानी ऐड किया गया तो मिश्रण को आधा पानी और आधा अल्कोहल हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 1-1 रेशियो में हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो भी किया गया वाटर में छेड़छाड़ किया गया है। मतलब अल्कोहल तो मेरा सेम रहना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सेम बना देते हैं, यानी 7 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा। यानी आप समझ सकते हो, पहले जो अल्कोहल रहा होगा अभी भी वही अल्कोहल रहा होगा। यानी वाटर में चेंजेस कितना का दिख रहा है, 2 का चेंजेस दिख रहा है, क्योंकि पहले 5 रेशियो था अब आपका 2 रेशियो हो गया। तो वही पूछा था कि कितना निकाला गया। अब आप जान सकते हो, यानी टोटल कितना हो गया, 7 7 14। तो ये हो गया मेरा फाइनल। फाइनल मतलब क्या, पहले भी मेरा 14 ही यूनिट था, तो 2/14 कितना हो जाएगा, 1/7। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? इतना ही निकाला गया था और इतना ही ऐड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। 17 में से 16 खिलाड़ियों का औसत वजन 82 किलोग्राम है। 17वें खिलाड़ी का वजन 17 खिलाड़ियों का औसत वजन से 32 किलोग्राम है, ज़्यादा है। तो 17वें खिलाड़ी का वजन बताओ क्या होगा। अब 16 खिलाड़ियों का औसत वजन अगर 82 है और 17वें खिलाड़ी के बारे क्या बोला गया है कि 32 किलोग्राम उनके औसत से ज़्यादा है, तो बस 32 जोड़ दो, 2 2 4 8 3 11। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला, एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है, दोनों बिंदु P से एक ही समय पर प्रारंभ करती है, 275 किलोमीटर दूरी स्थित बिंदु Q पर एक समय पर पहुंचती है। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकने के लिए 40 मिनट लेती है, तो रेलगाड़ी तथा कार की गति का अंतर क्या है। चलो यहाँ पर आपसे अंतर पूछा है, कभी कभी किसी का स्पीड भी पूछ सकता था आपसे। देखो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्लेस कम है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आपको अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन में पहले क्या बोला था कि रेलगाड़ी का स्पीड कार के स्पीड से 25% ज़्यादा है। मान लो ये ट्रेन हो गया, ये कार हो गया, अगर आपका ये 25% ज़्यादा मतलब 1/4। अगर कार का स्पीड 4 है तो ट्रेन का स्पीड 5 है। ठीक है, ये स्पीड है। अब मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो आपको क्वेश्चन में भी बोल रखा है कि दोनों लोग निकलते साथ में हैं और पहुँचते भी साथ में ही हैं। चूँकि बीच में क्या हुआ था, 40 मिनट ट्रेन कहीं समय ले लिया स्टेशन में रुकने का। क्लियर? अब आप जानते हो कि अगर मेरा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, यानी जब डिस्टेंस स्थिर होता है, तो स्पीड टाइम का प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्पीड टाइम का रिलेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है कि नहीं होता है। यानी आप कह सकते हो कि टाइम आपका ट्रेन को टाइम 4 रेशियो लगता तो कार को आपका 5 रेशियो लगता। क्लियर? तो यही तो जो आपका टाइम का डिफरेंस है, आपका जो 1 रेशियो जो कि 40 मिनट के बराबर होगा कि नहीं होगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ?
क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रेन जो रुका है 40 मिनट वो कोई स्टेशन में रुका है, वही उसका वही तो डिफरेंस होगा ना। वरना अगर वो 40 मिनट स्टेशन में नहीं रुकता तो जल्दी पहुंच जाता। जल्दी पहुंचता कि नहीं पहुंचता। तो बस ये जो टाइम का डिफरेंस था वही एक रेशियो क्या होगा 40 मिनट के बराबर होगा। यानी आप कह सकते हो 5 रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा 200 मिनट हो जाएगा। यानी आपका मैं कह सकता हूँ 4 रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा 160 मिनट हो जाएगा। अब आपसे उन लोगों का स्पीड का अंतर पूछा था। अब आपको पता है डिस्टेंस भी आपके पास है और टाइम भी आपके पास है, तो आप नहीं निकाल लोगे दोनों का स्पीड। और जब दोनों का स्पीड निकाल लोगे तो किसी का भी आपसे स्पीड भी क्वेश्चन में पूछ सकता था। यहाँ पर फिलहाल दोनों का स्पीड नहीं पूछ के दोनों का स्पीड का अंतर पूछा है, तो दोनों का स्पीड का अंतर निकाल सकते हो। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप निकाल लोगे। यहाँ पर मैं हल्का सा और बता देता हूँ। आपको पता चल गया है कि ट्रेन के द्वारा आपका 160 मिनट लग लिया जा रहा है। 160 मिनट मतलब घंटा में चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 8/3 आ जाएगा। कार का द्वारा 200 मिनट लिया गया था, अगर उसको घंटा में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 10/3 घंटा लग रहा है। अब तो आप निकाल सकते हो ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। जैसे भी निकालो दोनों का स्पीड निकल जाएगा। आप यहाँ से निकाल सकते हो दोनों का स्पीड का डिफरेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला 20 विद्यार्थी एक कक्षा में बैठते हैं। प्रत्येक विद्यार्थियों को फर्श पर 18 मीटर स्क्वायर और 216 मीटर क्यूबिक हवा में क्षेत्र का आवश्यकता है। यदि कमरे की चौड़ाई 18 मीटर है तो क्रमशः लंबाई और ऊंचाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। क्वेश्चन समझ जाओगे तो इजीली बना लोगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक क्लास है, ठीक है, कोई क्लास है, क्लास में 20 स्टूडेंट आपके हैं। अब वो जो 20 बच्चा होंगे क्लास में तो उसके बारे में बोला क्या गया है कि एक जो स्टूडेंट है, मान लो सपोज दैट यहाँ पर एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जो फर्श में, जाहिर सी बात है फर्श में तो खड़ा होगा ना 20 स्टूडेंट, जाहिर सी बात है हवा में तो उड़ नहीं रहा होगा। अगर एक क्लास में अगर 20 स्टूडेंट है तो वही बोल रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट फर्श पर 18 मीटर स्क्वायर का डिस्टेंस को मतलब 18 मीटर स्क्वायर का जगह को कवर करते हैं। मतलब एक बच्चा 18 मीटर स्क्वायर, दूसरा बच्चा भी 18 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका पूरे क्लास में फर्श आपका पूरा पूरा पैक किया गया है। मतलब पूरा उस क्लास में लोग आपके 18-20 लोग आपके 18-18 मीटर स्क्वायर जगह को लिए हुए हैं। ये तो नीचे का फर्श का बता दिया था कि नीचे में फर्श में आपका 18 मीटर स्क्वायर कवर किए हैं। अब जब उसका ऊपरी भाग यानी हवा में जब बात किया जा रहा है तो 216 मीटर क्यूब हवा में वो आपका कवर किए हैं एक स्टूडेंट। ये भी आपको बोल दिया गया। आपसे सिंपली पूछा था कमरा का चौड़ाई बताओ और ऊंचाई बताओ। अब मेरी बात को समझना, जब आपको क्वेश्चन में इतना कुछ बोल ही रखा है कि एक स्टूडेंट अगर 18 मीटर का स्क्वायर, अगर आपका 18 मीटर स्क्वायर का अगर वो कवर करेगा तो टोटल क्लास में कितने लोग हैं 20 लोग हैं। यानी मैं कह सकता हूँ 18 गुना 20 कितना हो जाएगा 360 मीटर स्क्वायर। ये मेरा पूरा क्लास का नीचे का फर्श का एरिया होगा। फर्श का एरिया समझ रहे हो, फर्श का एरिया होगा ये सब। अब उसी तरीके से अगर एक स्टूडेंट का हवा में कितना ले रहा है 216 ले रहा है। अगर हवा में अगर उसको 216 मीटर क्यूबिक यानी वॉल्यूम ले रहा है तो टोटल क्लास में कितने लोग हैं, इतने लोग हैं। तो इतना टोटल क्लास का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 4320 मीटर क्यूबिक पूरा क्लास का वॉल्यूम हो जाएगा। आपसे पूछा था कमरे का चौड़ाई और क्या बताना, ऊंचाई बताना है। अब आप मुझे बताओ अगर पूरा क्लास का एरिया 360 मीटर स्क्वायर है, क्लास का पूरा एरिया, और जिसमें से आपको पता है कमरे का चौड़ाई अगर 18 मीटर स्क्वायर है मतलब 18 मीटर का है, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 18 से जब आप काट दोगे तो लंबाई आपको नहीं पता चल जाएगा कि 20 मीटर का लंबाई है। मतलब समझिए, यानी क्लास का जो लंबाई है वो 20 मीटर है। यानी ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो ये और ये आपका ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपके पास लंबाई भी आ गया क्लास का और चौड़ाई भी आपको पता है। हाइट ना निकालना है, वॉल्यूम भी आपको पता है। वॉल्यूम, क्लास का वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि क्लास एक क्या होता है क्यूबाइड का शेप का होता है, घनाभ का शेप का होता है। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट, मैं इसको हटाता हूं पहले। यानी क्लास का पूरा वॉल्यूम कितना था, एक बच्चे का वॉल्यूम था 216 गुना 20, ये पूरा क्लास का वॉल्यूम हो जाएगा। अब आप जानते हो अभी मैंने निकाला लंबाई क्लास का 20 है, चौड़ाई आपको 18 दे रखा था, हाइट आपको केवल निकालना था 18 से 20 से काट देंगे, 18 से 12 बार में काट देंगे, यानी क्लास का हाइट होगा 12 मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। विजय एक संरचना का निर्माण 8 दिन में कर सकता है और विमल उसे 3 दिन में तोड़ सकता है। विजय 4 दिन कार्य करता है और इसके बाद विमल केवल 2 दिन के लिए उससे जुड़ता है।
विजय संरचना का शेष भाग अकेले कितने दिन में निर्मित करेगा? निर्मित करेगा, बताओ। ये जैसा चाहो जल्दी से बना दो। क्वेश्चन में क्या बोला है? नॉर्मल बोला है, जैसे आप जानते हो विजय है, एक आपका विजय है और एक आपका विमल है, ठीक है, विमल, माफ़ी चाहूँगा। ये देखो विजय और एक आपका विमल, ये इसके बारे में बोला 8 दिन में कोई काम कर सकता है और ये आपका 3 दिन में काम को बिगाड़ सकता है, मतलब टोटल हो गया 24। 24 मतलब ये 3 काम करेगा तो ये 8 काम तोड़ेगा फोड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि पहले तो विजय 4 दिन अकेला काम करता है, बाद के 2 दिन विमल भी साथ में जुड़कर काम करता है। तो आप कह सकते हो कि नहीं, 4 दिन विजय अकेला काम किया, 2 दिन साथ में काम किया, यानी टोटल 6 दिन काम करेगा। तो 6 दिन में टोटल आपका विजय कितना काम कर पाएगा? 18 यूनिट कर पाएगा। अब साथ में विमल भी 2 दिन काम किया था, तो 2 दिन में विमल कितना काम तोड़ेगा? 8 गुना 2 16 यूनिट तोड़ भी देगा, यानी फाइनली केवल 2 ही यूनिट काम हो पाया है। तो आपसे पूछा था बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल आपका 24 में से 2 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 22 काम। अब विजय को अकेले करना है, विजय एक दिन में केवल 3 काम कर पाता है, तो टोटल 22 यूनिट को करने में कितना दिन लगाएगा? 22/3 दिन, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला? एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसमें कुल 217 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्के का कुल मूल्य समान है तो बैग की कुल राशि बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जैसा चाहो वैसा ट्राई कर सकते हो, आपके पास तो ऑप्शन भी मैंने दे रखा, ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो ये 2 ऑप्शन तो कभी इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था? बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्के, 50 पैसे का सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब तीनों के बारे क्या बोला था? और टोटल सिक्के का कितने, टोटल कितने सिक्के हैं? 217 सिक्के हैं। अब क्या बोला था कि जो तीनों सिक्कों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। जैसे कि अगर मान लो ये 20 रुपए होंगे टोटल, तो ये भी 20 रुपए ही होंगे और ये भी 20 रुपए ही होंगे। ये तीनों का वैल्यू सेम है और टोटल सिक्का दे रखा है 217। आपसे केवल कुल राशि पूछा था, तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन 3 का मल्टीपल होता तो वो मेरा आंसर कहलाता। तो ये सेकंड और थर्ड मेरा 3 का मल्टीपल था ही नहीं। 3 का मल्टीपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो तीनों में समान राशि है, तो इसलिए मैं 3 से काट दे रहा हूँ। समझ आया? यानी ये अगर मैं बात करूँ तो एक अगर ये पहला वाला आंसर होता तो इसका मतलब तीनों का वैल्यू 31 रुपए है। अगर ये वाला मेरा आंसर होगा तो इसका मतलब तीनों का जो वैल्यू होगा वो 42 रुपए होगा। समझ रहे हो बात को? अब आप यहाँ पर चाहो तो ऑप्शन से हेल्प लेके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं ऑप्शन देख के बता दूँ तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि मैंने वेरीफाई कर लिया 31, अगर 31 रुपए के वैल्यू होंगे अगर तीनों में, तो 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे? केवल 31 ठो होंगे। 50 पैसे के सिक्के का वैल्यू कितना होंगे? 62 होंगे। उसी तरीके से अगर मैं 25 पैसे के सिक्के की बात करूँ तो क्या हो जाएँगे? 124 हो जाएँगे। अब सबको आप जोड़ लो, 2 और 3, 2 और 3 और 4 3 7, यानी टोटल हो गया कि नहीं? 217। ये इसका आंसर हो गया, वेरीफाई हो गया। अब फिलहाल बनाने की बात करें तो बनाएँगे कैसे? क्वेश्चन आप समझ चुके हो। अब आप जानते हो कि 1 रुपए, यानी ये 1 रुपए का रख लो, ये 50 पैसे का रख लो और ये 25 पैसे का है। क्वेश्चन में पहले क्या बोला था कि तीनों का वैल्यू सेम है। ध्यान दीजिएगा, तीनों का वैल्यू सेम है, तो मैं मान लेता हूँ कि 1, 1, 1। ये मैं मान लेता हूँ 1-1 रुपए तीनों में है। ठीक है? 1-1 रेशियो मान लो, 1-1 रुपए मान लो, आपके ऊपर है। अब जब 1 रुपए हैं तो 1 रुपए के एक ही सिक्के आ पाएँगे। 1 रुपए के एक ही सिक्के आ पाएँगे। अब उसी तरीक़े से अगर 1 रुपए अगर 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे? टोटल 2 ठो सिक्के बनेंगे। अब 25 पैसे के सिक्के 1 रुपए में कितने बनेंगे? टोटल 4 ठो बनेंगे। यानी सिक्कों का अनुपात ये निकल के आ गया 1, 2, 4 का, यानी 4, 2, 6 और 7, यानी यही 7 रेशियो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 217 के बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ 7 रेशियो आपका 217 के बराबर अगर होगा, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी आप कह सकते हो कि 31 रुपए ये भी होंगे, 31 रुपए ये भी होंगे और 31 रुपए ये भी होंगे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपसे सिक्के की संख्या पूछता तो फिर आप देख लेते डबल करना है या ना फिर 4 टाइम करना है। समझ गए? तो बस फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट। मैं हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बता के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब लोगों को सब चीज़ समझ नहीं आती है। ये चीज़ मैं समझता हूँ कब? जब आप लोगों को कमेंट देखता हूँ तो। ठीक है? बाद बाकी जो लोग समझते हैं बेहतर तरीके से तो वो आगे हल्का सा स्किप, इसीलिए मैं बोलता हूँ पॉज़ फॉरवर्ड करके आप लोग जल्दी-जल्दी देख सकते हो अपने हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो।
यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बताओ? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर आपने इस टाइप का मैथ बनाया होगा तो आप इसका आंसर बता सकते हो। फिलहाल यहाँ पर देखो, ये स्क्वायर रूट 25 है, ठीक है। 25 अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 1/2 रूट 5 है, तो मैं ऊपर नीचे रूट 5 से गुना कर दे रहा हूँ, तो ऊपर क्या हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पास। अब यहाँ पर 1/5 प्लस रूट 5 है, मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर नीचे रेशनलाइज कर ले रहा हूँ 5 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करके, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइज करना, या फिर आप इसको कंजुगेट कर लो, ठीक है। तो मैं ऊपर कर ले रहा हूँ 5 माइनस रूट 5 से गुना कर दे रहा हूँ, नीचे भी गुना कर दे रहा हूँ, तो नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 5 जाएगा 20। क्लियर? उसी तरीके से इसको भी हम कंजुगेट कर ले रहे हैं। ये डायरेक्ट करना है, इतना चीज़ आपको करने का जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट आप देख के इसका आंसर बता सकते तो ऑप्शन नंबर डी होता। कैसे होता यही चीज़ मैं बता रहा हूँ फिलहाल यहाँ पास। अब यहाँ पर भी जब ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ से दिख गया रूट 5 का रूट 5 हो जाएगा और ये आपका -25 होगा, तो माइनस को मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। रूट 5 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पास, और नीचे आपका 20 हो जाएगा। बस हो तो गया खत्म। आपको अब दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ और एक स्टेप करके। ये 5√10 हो गया, प्लस 5√20 हो गया, मतलब इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर √5 20 हो गया, और नीचे हो गया √5 20 हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 5√20 हो गया। अब काटने की बात तो पहले ये कटेगा तो साथ में ये भी कटेगा, प्लस माइनस है। अब यहाँ पर देखो √5 √10 है, और यहाँ पर क्या है -√5/20 है, और -√5 20 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2√5, नीचे 20 हो जाएगा, तो 2 से काट देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। तो देखो ना √5/10 माइनस में और ये प्लस में, यानी ये भी कैंसिल हो गया, यानी घुमा फिरा के केवल आपका बचा 5, तो करेक्ट आंसर होगा 5। चलिए एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो तो आप लोग, यहाँ पर क्या बोला जल्दी से आप लोग इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, यदि 3 का पावर में 70 प्लस 5 का पावर में 70 को 34 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम से ट्राई करो इसको आप लोग। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, आप जानते होंगे a का पावर में n प्लस b के पावर में n, जब n मेरा ऑड संख्या में होता है, ठीक है, n अगर ऑड संख्या में होता है तो इसका मतलब एक मल्टीपल इसका a प्लस बी होता है या नहीं होता है। बोलो ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे। a के पावर में n प्लस b के पावर में n इक्वल टू, अगर n अगर ऑड हुआ तो एक मल्टीपल इसका a प्लस बी भी होता है। बस अगर इसी तरीके से अगर मैं इसको हटाऊं, अगर यहाँ पर देख रहा हूँ 3 के पावर में 70 है, तो 3 के पावर में 70 है तो मतलब मैं 3 का स्क्वायर करके तो ऊपर 35 लिख सकता हूँ, प्लस 5 का स्क्वायर करके मैं ऊपर 35 लिख सकता हूँ। अब आप समझ चुके हो 9 का पावर में 35 प्लस आपका 25 के पावर में 35, तो इसका मतलब आप समझ चुके हो कि यही नंबर को आपको 34 से डिवाइड करना के लिए बस पूछ रहा था। अब अभी मैंने आपको बताया इसके पावर में क्या दिख रहा है, ऑड पावर है, तो इसका मतलब ये a प्लस बी यानी 9 प्लस 25, इसका एक मल्टीपल 34 भी होगा, और जो कि 34 से ही डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर क्या बोला, अंकित 15 किलो चाय 1350 रुपये में बेचता है, यदि उसे 3 किलो का चाय के किराए मूल्य के बराबर हानि होती है तो चाय का प्रति किलो किराए मूल्य बताओ। यानी 15 किलो चाय आपका 1350 में बेचा जा रहा है, समझना, 15 किलो चाय अगर 1350 रुपये में बेचा जा रहा है तो कैसे बनाओगे। अच्छा इसको छोड़ो, ऐसे बनाने का जरूरत ही नहीं है। आपको पता है अगर 13 15, समझना मेरी बात को बस, 15 किलो चाय को कितना में बेचा गया, 1350 रुपये में बेचा गया। बट इसमें हुआ क्या है कि इसको 3 किलो चाय का किराया मूल्य लॉस भी हुआ है, यानी 3 किलो चाय का इसको दाम लॉस भी हुआ है। तो यहाँ से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो 15 किलो का जो चाय बेचा गया था 1350 में, इसमें 3 किलो का अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस आपका केवल और केवल आपका 12 केजी का ही प्राइस है। यानी सीधी सी बात है, तभी तो जाके 3 केजी का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में यही तो बोला है 15 किलो का चाय बेचता है 1350 रुपए में, मगर उसको 3 किलो का चाय का दाम लॉस भी हुआ है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो किसी का दाम या तो घटा दो या तो बढ़ा दो,
तो 15 में से मैं क्या करता हूँ 3 केजी दाम मतलब 3 किलो का जो दाम है उसको मैं लेस कर देता हूँ। इसका मतलब मैं सीधा समझ जाऊँगा कि ये 12 केजी का दाम था 1350 रुपए। सीधी-सी बात है। 12 केजी का दाम था 1350 रुपए और आपसे पूछा था कि प क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य जब हमको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। यानी 12 एकम 12, 1 और 15, 12 एकम 12 यानी 12 दो 24 और 0.5 यानी 112.5 रुपए इसका क्रय मूल्य था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर आप लोग इसको ट्राई करने से पहले मैं बता दूँ यहाँ पर ये थोड़ा-सा एरर है, यहाँ पर 2 पीएम नहीं होके ये आपका होगा 1:30 पीएम, ठीक है? हिंदी में क्वेश्चन सही है फिलहाल, अब ट्राई कर सकते हो। तो ये सब भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में बनेंगे ही बनेंगे। हो सकता है डाटा थोड़ा-सा आपका हेवी आ जाए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आपको क्या बोला है 4 घंटियाँ क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटे और 1 घंटे 30 मिनट और 1 घंटे 45 मिनट में बजते हैं। तो आपके सभी घंटी अगर दोपहर के 1:30 बजे बजेंगे, तो दोबारा कब बजेंगे? तो आप जानते हो अगर कोई भी घंटी का इंटरवल दे रखा है 30 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 1 घंटा 30 मिनट मतलब 90 मिनट, ठीक है? और साथ में आपका 1 घंटा 40 मिनट मतलब कितना हो जाएगा? 60 और 105 हो गया। ये सभी का मैंने मिनट में ले रखा है। अब इसका मतलब ये इतने-इतने इंटरवल में अगर आपके बजते हैं घंटी, तो आपसे पूछा था कि दोबारा लोग एक साथ कब बजेंगे? तो इसका मैं एलसीएम निकाल लूँगा। जो भी एलसीएम होगा, वही मेरा उतने-उतने अंतराल पर चारों घंटी एक-एक साथ बजेंगे। अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं बताओ जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं। तो 180 तो ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा सिंपली 180 और 105 आप इसका एलसीएम ले सकते हो। मैं हटाता हूँ फिलहाल, ठीक है? यानी 180 और 105 का एलसीएम मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो 15 से कर लेते हैं, तो 15 सते हो जाएगा और ये 15 12 हो जाएगा। यहाँ से और कुछ हो रहा है तो कर लेते हैं। नहीं हो रहा, यानी 84 गुना 15 ये मेरा एलसीएम आ गया मिनट में। यानी 15 चौके 60 और 6, 15 आठे 120 और 126 यानी 1260। 1260 मतलब आपको समझ आ रहा है? हर 1260 मिनट में चारों घंटी बजेगी टन, 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 टन साथ में। क्लियर? तो मैं इसको हटाता हूँ यानी आपको पता चल गया हर 1260 मिनट में। अब ये चूँकि मिनट में निकाला हूँ तो उसको मैं घंटा में चेंज कर लेता हूँ। तो 1260 मिनट है तो घंटा से चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे यानी 2 और 1 यानी हर 21 घंटे में घंटी क्या होगी टन, 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 टन करके बजेगी। अब आप समझ सकते हो अगर आपका 1:30 बजे अगर आपका घड़ी एक बार बज रहा है तो दोबारा फिर 21 घंटा बाद बजेगी। अब आप ऐसे भी वर्बली भी काउंट कर सकते हो। अगर ये 21 ना होके 24 होता 21 ना होके 24 होता तो इसका मतलब फिर से 1:30 बजे ही बजती दोपहर का। अब 3 घंटा आप लेस कर दो ना 1:30 बजे से 3 घंटा लेस कर दो यानी 12:30, साढ़े 11 और 10:30 यानी 3 घंटा लेस कर देंगे 10:30 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो या चलो हाँ आप लोग इसको ट्राई करके मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा और चैनल में पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, बार-बार प्रैक्टिस करो, ऐसा मत सोचना है कि ये क्वेश्चन ईज़ी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप वैसा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे। ऐसा करोगे तो फिर आपका क्या होगा, आप ही की स्पीड कम हो जाएगी कहीं न कहीं। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को छोटा-बड़ा मत समझो, हर क्वेश्चन आपको ट्राई करना है जो आपके एग्ज़ाम में बने हैं। ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे या फिर कोई मॉक टेस्ट जब आप दोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा लेवल पे आप पहुँच जाएगा आपका प्रैक्टिस, ठीक है? चलिए, यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।